talking about clinical features of COVID-19, that is coronavirus disease 2019। जब भी हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स। जो डॉक्टर एलिसिट करते हैं एग्जामिनेशन में वो साइंस होते हैं, जो पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग में बताता है, कंप्लेंट्स जो बताता है, वो आपके सिम्टम्स होते हैं। ये आपका सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2 का स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने पहले भी देखा है, अंदर आरएनए होता है और फिर आपके पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन की बात हुई थी, एस प्रोटीन, हम लोग कहते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। जब पैथोजेनेसिस देखेंगे तो एक बार फिर से देखेंगे कि स्पाइक प्रोटीन्स का क्या इंपॉर्टेंस है और वैक्सीनेशन और एंटीबॉडी फॉर्मेशन से इसका क्या लेना देना है। बहुत सारे फोन आ रहे हैं कल से कि प्लाज्मा दे दो, प्लाज्मा अरेंज करा दो। बहुत सीवियर, बहुत डेफिनेटिव नहीं है प्लाज्मा ट्रीटमेंट से सब ठीक ही हो जाए, ठीक है, इसलिए पैनिक नहीं करना है। इवन रेमडेसिविर या बाकी भी जो दवाएं हैं उनका भी कितना यूज है ये भी अभी प्रूवन नहीं है। तो अभी हम लोग साइन सिम्टम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि और क्या सोचा जा सकता है ना, जिससे आप लोग खुश हो सकते हो। हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगी, हम लोग कह देते हैं डीडी। हो सकता है किसी को खांसी एलर्जी से आ रही हो सकता है किसी को बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू हो गया हो। स्वाइन फ्लू आप लोग देखते हो, ज्यादातर बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के ही पैंडेमिक्स आते थे। हो सकता है किसी को कोल्ड हो, मतलब कॉमन कोल्ड हो, राइट। और अगर मान लीजिए कोरोना वायरस डिजीज 2019 है तो उसके क्या मेन मेन सिम्टम्स होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें डिफरेंशियल्स भी ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल अगर डिफरेंशियल्स में भी किसी के फेवर में डायग्नोसिस जा रही हो तो भी कोविड-19 आपको रूल आउट करना है, ठीक है। इसलिए नहीं कि कोविड-19 से हर कोई किसी की डेथ हो जाती है। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं ताकि आप किसी और को स्प्रेड ना करो, खासकर एल्डर पॉपुलेशन को। और एल्डर पॉपुलेशन में भी ज़्यादा जो कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स हैं, जैसे अगर किसी को खासकर हाइपरटेंशन या पहले से लंग डिजीज हो या कैंसर वगैरह हो, तो उनमें कोरोना वायरस डिजीज बहुत सीवियर हो रहा है। तो अभी आएंगे हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे। हम लोग आइए बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोविड-19। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोरोना वायरस डिजीज 2019। आइए देखते हैं, एक चार्ट ले लेते हैं, बहुत सारे चार्ट्स लेंगे यहाँ पे जिससे हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मेन मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। चलिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इस डायग्राम को, विकिपीडिया के डायग्राम को, ठीक है। अभी यहाँ से समराइज नहीं करेंगे, बस देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बताया है जो कि मेन सिम्टम्स होते हैं। कॉमन सिम्टम की अगर बात किया जाए, चलिए फीवर है। फीवर के साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे बॉडी में थकान आना, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख न लगना। एक यहाँ पे जो थोड़ा सा स्पेसिफिक है, दैट इज लॉस ऑफ स्मेल, एनऑस्मिया। एनऑस्मिया ये परमानेंट नहीं है, लेट स्टार्ट होता है स्मेल का जाना और बहुत दिन बाद रिकवर होता है। कुछ लोगों को महीनों हो गए हैं अभी तक स्मेल नहीं आया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि स्मेल आएगा नहीं, टेम्पररी आपका ये ड्रॉबैक है। फिर हम लोग कह रहे हैं सांस फूल सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम लोग डिस्निया कहते हैं, कॉफ कर सकता है पेशेंट, और अगर निमोनिया डेवलप हो गया तो अब सूखी खांसी नहीं आएगी, बलगम भी। पूरे शरीर में दर्द होगा, मसल एक्स एंड पेन हम लोग कह देते हैं जनरलाइज बॉडी एक। ये सिम्टम्स ज्यादा कॉमन है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया सीवियरिटी ज्यादा है, तो इतना ज्यादा टायर्डनेस होगा कि एक कदम चलने पे भी उसको प्रॉब्लम होगा। सीएनएस मैनिफेस्टेशन से स्टार्ट हो जाएंगे, कंफ्यूजन एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स अभी देखेंगे। और हो सकता है ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाए, हम लोग कहते हैं साइनोसिस स्टार्ट हो गया, ब्लूइश डिस्कलरेशन। कभी कभी खांसी में खून भी आ सकता है बलगम के अलावा, चेस्ट पेन भी हो सकता है, ठीक है। फीवर का ग्रेड हाई हो सकता है। एक और कॉम्प्लिकेशन जो बहुत कॉमनली आजकल देखा गया है, कोरोना में रेस्पिरेटरी फेलियर से भी डेथ नहीं हुआ, किडनी फेलियर से डेथ हो जा रहा है, मल्टी ऑर्गन फेलियर से डेथ हो जा रहा है। उन सब का भी जिक्र करेंगे अभी हम लोग। आइए और कुछ चार्ट्स लेते हैं
ताकि स्पेक्ट्रम ऑफ मैनिफेस्टेशंस और हम लोग डिस्कस कर सकें। चलिए इस पहले डायग्राम को ले लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, मोटे मोटे क्या सिम्टम्स हैं हम लोग यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। चलिए कॉफ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्नीजिंग वगैरह भी हो सकता है ना, वो सब आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम से रिलेट करते हुए देखेंगे। तो ठीक है, किसी को कॉफ हो गया। फिर हम लोगों ने बात कर लिया फीवर विद चिल्स। अक्सर कोविड में डिजीज सीवियरिटी ज़्यादा है, तो फीवर की सीवियरिटी या फीवर का भी ग्रेड ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट में रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स कम हैं, डिस्निया वगैरह नहीं हो रहा है, तो भी हमें वहाँ पे डिजीज सीवियरिटी को सीवियर नहीं बोलना है। सीवियरिटी का मतलब है कि ऐसे पेशेंट में डिस्निया हो, अभी देखेंगे। बॉडी एक बहुत सीवियर हो सकता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम्स आते हैं, जैसे वॉमिटिंग और डायरिया। और लॉस ऑफ स्मेल लगभग आजकल के लिए स्पेसिफिक है। अगर किसी को फीवर आ रहा है और वो कह रहा है कॉफ भी नहीं है, कोल्ड भी नहीं है, स्मेल चली गई, स्मेल परसीव करने की जो आपकी कैपेसिटी थी वो लॉस्ट है, इसका मतलब ये 99.99% कोरोना है, अनलेस एंड अनटिल कि पेशेंट को साइनोसाइटिस वगैरह की भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पेशेंट में केवल कोविड से होगा, और भी कुछ रीजंस होते हैं लॉस ऑफ स्मेल के, जैसे किसी को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो, उनको भी डिस्कस करेंगे। अभी भी कुछ और डायग्राम देखते हैं, फिर समराइज करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, इन्होंने भी कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स की बात किए हैं। हम लोग देख रहे हैं कॉफ है पेशेंट को, ठीक है। ये सोर थ्रोट को लिए कह रहे होंगे, नया टर्म इन्होंने किया है। फेरिंग्स में पेन है, फेरिंजेल्जिया, फेरिंजेल्जिया। एक्सपेक्टोरेशन मतलब बलगम भी आ सकता है। नेज़ल कंजेशन या स्नीजिंग भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नेज़ल कंजेशन नहीं होगा कि वो प्राइमरी सिम्पटम हो कि पेशेंट कहे कि केवल नाक बह रही है या नाक जाम हो गई है। केवल नहीं होगा, ठीक है? वो कॉमन कोल्ड के अंदर आ जाएगा। कॉमन कोल्ड में जनरली फीवर नहीं रहता, रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स ज़्यादा रहते हैं। जैसे कॉफ हो गया, कोल्ड हो गया, स्नीजिंग हो गया, रनिंग नोज़ हो गया। ठीक है? तो नेज़ल कंजेशन अनलाइकली है, लेकिन अगर नेज़ल कंजेशन हाई ग्रेड फीवर के साथ हो, तो कोविड हो सकता है। डिस्निया हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, डायरिया, नौजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकता है। आजकल कुछ लोगों को डायरिया के साथ ही मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं, इसलिए अगर डायरिया भी हो तो कोविड टेस्ट कराना है, कोरोना को रूल आउट करना है। डायरिया जो होता है कभी ब्लड नहीं आता, बिल्कुल वाटरी डायरिया होता है, ठीक है? जो वायरल डायरिया को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे वॉमिटिंग भी रिलेटेड होता है। जैसे अगर किसी को एंटमीबा हिस्टोलिटिका या ई कोलाई का डायरिया है तो ज़्यादातर वॉमिटिंग नहीं होता। फिर उसके अलावा हम लोग कह रहे हैं हेडेक हो सकता है, फीवर तो आना ही है, फटीग है, मलेज है, मसल एक है, आर्थराल्जिया है, मतलब जनरलाइज्ड बॉडी एक हो सकता है, जनरलाइज्ड बॉडी एक। तो यहाँ पे अभी एक तरफ ध्यान लेके जा रहा हूँ कि अगर किसी को रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स हैं, तो भी हम तब तो हमें कोविड रूल आउट कराना है, ये किसी को डायरिया है तो भी रूल आउट कराना है, ठीक है? आइए और डायग्राम ले लेते हैं। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे हमने मेनली बताना चाहा है कॉमन सिम्पटम्स क्या हैं और बाकी आपके रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स क्या हैं, क्योंकि जो प्राइमरी टारगेट है इस वायरस का वो आपका लंग है। हम लोग कह रहे हैं ठीक है, फीवर, ड्राई कॉफ, फ्लू लाइक सिम्पटम्स। अभी ड्राई कॉफ है, लेकिन आगे चल के जब निमोनिया बन जाएगा तो ड्राई कॉफ शायद ना रहे, ठीक है? तो हम लोग कहते हैं फीवर, कॉफ एंड कोल्ड, फ्लू लाइक सिम्पटम्स मतलब रनिंग नोज वगैरह है, तो कोविड को आपको रूल आउट करना है। केवल कॉमन कोल्ड होता तो ये फीवर आपका बहुत माइल्ड ग्रेड होता या ना भी होता। जैसे हम लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है तो जरूरी नहीं कि फीवर आए, ठीक है? हल्की फुल्की हरारत। सीवियर केस का मतलब यहाँ पे डिस्निया स्टार्ट हो गया, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम है तब वो सीवियर केस है। कितना भी तेज फीवर आए उससे हम लोग नहीं कहेंगे कि कोविड बहुत सीवियर है। कितना भी ज्यादा बॉडी एक हो उससे हम लोग सीवियरिटी की बात नहीं करेंगे।
ठीक है। सीवियरिटी का मतलब है जो प्राइमरी ऑर्गन इन्वॉल्व है उसका डिसफंक्शन इतना हो जाए कि उससे आप प्राइमरी काम ना कर पाए, मतलब ब्रीदिंग, डिस्निया, चेस्ट पेन, हिमोप्टिसिस मतलब कॉफ के साथ ब्लड आए। जब आप ऐसे पेशेंट के ऊपर स्टेथ लगाओगे तो आपको क्रेप्ट सुनाई दे सकते हैं। ठीक है। एडेड रेस्पिरेटरी साउंड्स, क्रेप्ट। रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी मतलब आप अब ऑक्सीजन वगैरह भी मेंटेन ना कर पाओ। SpO2 आपका आइडियली बिलो 94%, लेकिन देखा जाए पेशेंट 85% तक कंफर्टेबल रह सकता है। फिर आप लोग कह रहे हो निमोनिया हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया। इसके अलावा कार्डियक इंजरी हो गई जिसकी वजह से एरिथमिया है, पूरी बॉडी में सेप्टिक शॉक हो गया मतलब बीपी वगैरह भी कम होने लगा आगे चल के, लिवर डिसफंक्शन हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी हो गई, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। मतलब ये कभी नहीं कहना है कि केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा, ऑल सिस्टम्स कैन बी अफेक्टेड। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसी स्लाइड लेते हैं जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि बॉडी का कोई भी सिस्टम अफेक्टेड हो सकता है, फिर उसके बाद हम लोग समराइज करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये वायरस बॉडी में गया। ठीक है। बॉडी में गया और ब्लड में जब इस वायरस का नंबर बहुत ज्यादा हो गया तो हम लोगों ने कह दिया वायरस इन ब्लड इज इक्वल टू वायरीमिया। और बॉडी में अगर ये वायरस है तो कुछ आपके साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स वगैरह सिक्रीट होंगे, मेनली इंटरल्यूकिन 6। तो जब आजकल कोविड प्रोफाइल आप करा रहे हो तो कुछ और भी चीजें देख रहे हो, जैसे आप लोग देख रहे हो CRP क्या है, ESR क्या है, डी डाइमर क्या है, इंटरल्यूकिन 6 क्या है। मतलब जितना ज्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होंगे उतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, उतना ज्यादा लंग और बाकी ऑर्गन्स के डैमेज होने के भी चांसेस है। डेथ केवल रेस्पिरेटरी फेलियर से नहीं हो रहा है, कार्डियक फेलियर से भी हो रहा है, किडनी फेलियर से भी हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, पहली चीज तो हम लोगों ने कह दिया कि ये वायरस आया और ब्लड में इसका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। बॉडी के जितने भी ऑर्गन आप लोग देख रहे हो सबको इफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे लिख लेते हैं एनी ऑर्गन कैन बी अफेक्टेड, एनी ऑर्गन कैन बी अफेक्टेड। अगर ये वायरस ब्लड में चला गया है तो ब्लड के साथ किसी भी ऑर्गन में जा सकता है। ब्रेन में चला गया एनकेफ्लाइटिस करा दिया, हार्ट में चला गया मायोकार्डाइटिस करा दिया, लिवर के पास चला गया हेपेटाइटिस करा दिया। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी इसके आने की वजह से कुछ इम्यून रिएक्शन होगा जिसकी वजह से साइटोकाइंस रिलीज होंगे, इंटरल्यूकिन्स रिलीज होंगे, जो आपके अपने टिश्यूज को भी हार्म करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लंग के अलावा बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होंगे। एनकेफ्लाइटिस हो गया, मायोकार्डाइटिस हो गया, किडनी इंजरी हो गया। अगर लंग के अलावा कोई दूसरा ऑर्गन फेल होता है तो किडनी ही है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे रीनल फेलियर होने के भी चांस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा गट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकता है, लिवर इंजरी हो सकता है, पेशेंट में लैक ऑफ एपेटाइट हो सकता है। ठीक है। अमोनिया वगैरह बढ़ सकता है। फिर उसके बाद हम लोग कह रहे हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तो होना ही है। राइट। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ये मल्टी सिस्टम डिजीज है। राइट। ये आपका देयरफॉर कोविड-19 एक मल्टी सिस्टम डिजीज है। केवल आपका लंग को मल्टी सिस्टम डिजीज, प्राइमरीली हम लोग कहते हैं लंग की प्रॉब्लम है, लंग डिजीज, प्राइमरीली लंग डिजीज, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट की डेथ हो जाती है रेस्पिरेटरी फेलियर से, रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है। लेकिन बॉडी के कोई भी ऑर्गन फेल हो सकते हैं, हम लोग कहते हैं इवन मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। राइट। जैसे मान लो कि कोविड डिजीज का पेशेंट है, चलो ठीक है उसका ऑक्सीजन वगैरह मेंटेन है लेकिन किडनी फेलियर हो गई साथ में। ठीक है। तो कोमॉर्बिडिटी हो गई एक तरीके से, अब डेथ होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम से नहीं है, बॉडी का कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। अगर हम लोग कहें फीवर की बात करें तो फीवर अक्सर हाई ग्रेड आता है, विद चिल्स एंड राइगर्स भी आ सकते हैं। फीवर के साथ जनरलाइज बॉडी एक काफी सीवियर होता है
और एक चीज है लॉस ऑफ स्मेल भी अक्सर मिलता है। कॉफ इनिशियली ड्राई कॉफ होता है, लेटर ऑन प्रोडक्टिव हो सकता है, मतलब बलगम भी आ सकता है, और बलगम में खून भी आ सकता है, मतलब हिमोप्टिसिस। ठीक है। किडनी फेलियर को भी आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत सारे पेशेंट्स को की डेथ किडनी फेलियर से हो गई, जबकि उनको पहले कोई किडनी की डिजीज नहीं थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा देखा है कि यहाँ पे वॉमिटिंग और डायरिया, लैक ऑफ स्मेल काफी इंपॉर्टेंट है ना। वाटरी डायरिया, बॉडी का कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, कार्डियक इंजरी हो गई, एरिथमिया हो गया पेशेंट को, लिवर डिसफंक्शन हो गया, किडनी डिसफंक्शन हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। ठीक है। कभी कभी डिजीज में फीवर और डायरिया होता है, कॉफ या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते ही नहीं। कभी कभी कुछ लोगों को कॉफ एंड कोल्ड भी नहीं होता, सीधे आपका वायरस अटैक कर देता है लंग्स को। सीटी स्कैन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से जाके आइडिया लगा कि इनका तो पूरा लंग गायब है। ठीक है। तो बहुत सारे वेरिड प्रेजेंटेशंस भी हैं, इसलिए आजकल हर एक डिजीज को कोविड मान के चलो, अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हार्ट इंजरी हो रखी है, रीनल इंजरी हो रखी है, ब्रेन इंजरी हो रखी है, लिवर इंजरी हो रखी है, गट की इंजरी हो रखी है, और लंग की इंजरी तो हो ही रखी है। इस तरीके से लंग का एक्सरे कराते हो तो आपको मिलता है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोविड 19। तो हम लोग पहले कहेंगे जनरल फीचर्स। भाई, अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी पैथोजन बॉडी में गया है तो बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक है। तो बॉडी में कुछ इम्यून रिएक्शंस होंगे जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज होंगे और पेशेंट को फीवर आएगा। तो हम लोग पहला लिख लेते हैं यहाँ पे फीवर। फीवर अक्सर ये आपका हाई ग्रेड होगा, लेकिन कितना भी तेज फीवर आए, फीवर से आप सीवियरिटी नहीं जज करोगे। ठीक है। ये वायरल फीवर नहीं हुआ है कि बॉडी एक होगा और हाई ग्रेड फीवर आएगा और एक हफ्ते में ठीक हो जाओगे। सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स, 9th to 10th डे ऑनवर्ड्स रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं अक्सर ये आपका हाई ग्रेड फीवर होगा, इवन विद चिल्स एंड राइगर। चिल्स का मतलब है कि पेशेंट को ठंडक लगेगी, राइगर का मतलब है कि हो सकता है पेशेंट कांप रहा हो। ठीक है। पेशेंट में बहुत ज्यादा माइल्जिया होगा, माइल्जिया मतलब मसल पेन। पेशेंट में बहुत ज्यादा टायर्डनेस होगी, बिना कुछ किए ही पेशेंट आपका थक जाएगा। राइट। और यहाँ पे हेडेक एंड जनरलाइज बॉडी एक, सिर में पेन ज्यादा होगा, हेडेक एंड जनरलाइज्ड बॉडी एक। ठीक है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं फीवर इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ स्मेल। लॉस ऑफ स्मेल 90% पेशेंट में देखा गया है, एन ऑस्मिया हो जाता है। ठीक है। स्मेल कैपेसिटी खत्म हो जाती है, डिजीज ठीक होने के बाद भी ये काफी दिन तक परसिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं लैक ऑफ स्मेल। और अगर बात करें तो किसी भी फीवर में या कोई इल है तो टेस्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ बिल्कुल टेस्ट सेंसेशन जा सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशंस। कभी कभी एबनॉर्मल सेंसेशंस भी हो जाते हैं कि मुंह का टेस्ट उसको काफी कड़वा महसूस होगा। तो कभी कभी लॉस ऑफ टेस्ट नहीं होता, आपका टेस्ट जो है अनप्लेजेंट हो जाता है माउथ का। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पहली चीज फीवर की। फीवर होगा, हाई ग्रेड होगा विद चिल्स एंड राइगर। देखो, कुछ लोगों में 50% में फीवर भी नहीं आएगा, बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होंगे। राइट। तो हम लोग एसिम्टोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वैक्सीनेटेड होगा तो भी फीवर की सीवियरिटी कम होगी। अगर एक बार पहले पिछले साल हो गया होगा, इस साल है, तो भी सीवियरिटी कम होगी। हम लोग कह रहे हैं कि चलिए कोई एक नॉन इम्यून पेशेंट है और 50+ है, तो अक्सर हाई ग्रेड फीवर आएगा अलोंग विथ चिल्स एंड राइगर, माइल्जिया, मसल पेन, टायर्डनेस, हेडेक, जनरलाइज बॉडी एक। यहाँ से आप लोग नहीं बता सकते हो कि कोविड है कि नहीं, लेकिन जब हम लोग लॉस ऑफ स्मेल की बात करते हैं, लैक ऑफ टेस्ट सेंसेशन की बात करते हैं, अब हमारा डाउट होने लगता है कंफर्म कि ये शायद कोविड 19 है, कोरोना वायरस डिजीज 19 है। ठीक है। अगर लॉस ऑफ स्मेल है तो आपको कोविड 19 टेस्ट करा के जरूर कंफर्म करना है।
इसे कोई और इलनेस से रिलेट नहीं करना है। अब हम लोग कह रहे हैं फीवर के अलावा जो आपके मेन सिम्टम्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। सेकंड, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में इनिशियली देयर इज ड्राई कॉफ, इनिशियली देयर इज ड्राई कॉफ, सूखी खांसी आएगी। लेटर ऑन जब पेशेंट में निमोनिया लाइक सिचुएशन आ जाएगी तो प्रोडक्टिव कॉफ भी हो सकता है और कॉफ के साथ ब्लड भी आ सकता है, मतलब हीमोप्टिसिस। लेटर ऑन प्रोडक्टिव कॉफ, अगर पेशेंट बहुत ओल्ड है तो प्रोडक्टिव कॉफ नहीं होगा क्योंकि वो स्पिट आउट नहीं कर पाएगा। एंड इवन हीमोप्टिसिस, हीमोप्टिसिस का मतलब है कॉफ विद ब्लड, ठीक है, डिपेंड करता है कितना लंग डैमेज हो रखा है। इसके अलावा कॉफ के अलावा हम लोग कहेंगे पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे। फ्लू लाइक सिम्टम्स में कॉफ भी है, फ्लू लाइक सिम्टम्स एग्जांपल रनिंग नोज, नेजल ब्लॉकेज, नाक हो सकता है पेशेंट की बंद हो जाए, स्नीजिंग, नेजल ब्लॉकेज, स्नीजिंग, राइट। हम लोग कह देते हैं कॉफ एंड कोराइजा, इन्हीं को हम लोग कह देते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स। इसका मतलब इस डिजीज के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फ्लू भी आएगा। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही कॉमन है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में मेनली आपके क्या होंगे, ड्राई कॉफ, और आगे चल के प्रोडक्टिव कॉफ मतलब कॉफ विद स्प्यूटम, फिर उसके बाद कॉफ विद ब्लड। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रनिंग नोज, नेजल ब्लॉकेज, स्नीजिंग, है ना, ये सारे हो सकते हैं। अगर डिजीज सीवियर हुई, है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इफ डिजीज इज सीवियर। अब इसका मतलब है कि पेशेंट में क्या होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग स्टार्ट होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को ही हम लोग कह देते हैं साइंटिफिक वर्ड में डिस्निया, या इसी को हम लोग कह देते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पेशेंट की सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है। तो सीवियरिटी हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि पेशेंट में फीवर बहुत ज्यादा हो गया, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो गया, बॉडी एक बहुत ज्यादा हो गया, उससे इसकी सीवियरिटी से कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है। सीवियरिटी का मतलब है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, छोटी छोटी सांस लेने लगेगा पेशेंट और रेस्पिरेटरी रेट हाई हो जाएगा। अगर 24 से ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट हो गया इसका मतलब डेफिनेटली डिस्निया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, देयरफॉर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस हो जाता है। इंडिया में हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा हो गया तो सिग्निफिकेंट टैकिपनिया, इसका मतलब है देयर इज सिग्निफिकेंट टैकिपनिया, सिग्निफिकेंट टैकिपनिया, राइट। रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज हो जाने को टैकिपनिया कहते हैं, अगर डिक्रीज हो जाता है तो हम लोग ब्रेडिपनिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। अगर पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है इसका मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी शायद वो ना ले पा रहा हो। अगर बॉडी में ऑक्सीजन कम होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होगा, पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, जैसे वेन्स ब्लू होते हैं, आर्टरी रेड होते हैं, उसी तरीके से बॉडी के कुछ पार्ट्स खासकर फिंगर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स ब्लू हो जाएंगे। हम लोग कह देते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन, इसी को हम लोग कह देते हैं साइनोसिस। तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है और स्किन में, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में टर्न ब्लूइश, ठीक है, नोन एज साइनोसिस। हम लोग इसी को कहते हैं पेशेंट में ऑक्सीजन कम हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल साइनोसिस, राइट। ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम होता है तो हीमोग्लोबिन के साथ भी ऑक्सीजन कम हो जाता है, हम लोग कहते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
राइट। तो हम लोग एनाटमी से पढ़ते आए हैं, वेन्स आर ब्लू क्योंकि वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा रहता है, आर्टरीज आर ब्राइट रेड क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज्यादा है। अगर आपने हिम्मत करके ऐसे पेशेंट को ऑस्कल्टेट कर लिया, क्योंकि अब पेशेंट में निमोनिया डेवलप हो गया होगा, मतलब एल्विलाई के अंदर हो सकता है लिक्विड हो, तो ऐसे पेशेंट में एडेड चेस्ट साउंड होंगे, हम लोग कह देते हैं क्रेप्ट्स या क्रैकल्स। ऑन ऑस्कल्टेशन एडेड साउंड्स में बी हर्ड, एडेड साउंड्स मतलब स्टेथोस्कोप से अगर आप देखते हो, एडेड साउंड्स में बी हर्ड, जिनको हम लोग कहते हैं क्रेप्ट्स एंड ब्रोंकाई, may be heard, that is क्रेप्ट्स या क्रैकल्स मेनली, ठीक है। कोर्स क्रेप्ट्स को हम लोग क्रैकल्स कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपके एडिशनल साउंड खर खर की आवाज आएगी, क्रेप्ट्स और क्रैकल्स। तो हम लोग कहते हैं अगर किसी पेशेंट को डिस्निया स्टार्ट हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग स्टार्ट हो गया, तो हम लोग कहते हैं अब डिजीज सीवियर है और यहाँ पे पेशेंट का सैचुरेशन मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। SpO2 आइडली 94% से ज्यादा होना चाहिए। डिस्निया होने लगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगी, जिसकी वजह से छोटी छोटी जल्दी जल्दी सांसें ले रहा है, उसको कोशिश कर रहा है जल्दी जल्दी जितना ऑक्सीजन ले सकते हैं ले लें, सिग्निफिकेंट टेकिपनिया हो गया, ठीक है। और अगर लंग ही ठीक नहीं है तो क्या ही बॉडी में ऑक्सीजन ले जाएंगे, वो ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है ब्लड का, और टिश्यूज को भी ऑक्सीजन कम मिलती है, टिश्यूज आपके ब्लू हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइनोसिस, प्रेजेंस ऑफ साइनोसिस। इसके अलावा जब स्टेथ लगा के देखेंगे तो पेशेंट में क्रेप्ट और रोंकाई या क्रैकल्स मिल सकते हैं, एडेड साउंड मिल सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपके साइन एंड सिम्टम्स मेनली कॉमन वाले हो गए और रेस्पिरेटरी हो गए। अब आइए कुछ नॉन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। मेनली आपका लंग है, फिर उसके बाद किडनी है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, दे आर साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस। साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस, लोगों में बड़ा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आने लगा है। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हो रीनल एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, हो सकता है पेशेंट में अगर पहले से कोई डिजीज हो तो रीनल फेलियर ही हो जाए, ठीक है, और उससे आपका देखा गया सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। हिपैटिक की बात करें तो पेशेंट में जॉन्डिस हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह हो सकता है, ठीक है, अमोनिया बढ़ सकता है, मतलब एनकेफेलोपैथी भी हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की बात करें तो पेशेंट में डायरिया हो सकता है, पेन एब्डोमेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। तो केवल हमारे पास लंग तक ही ये डिजीज लिमिटेड नहीं है, हम लोगों ने पहले भी बात की थी, इट मे कॉज मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या मल्टी ऑर्गन फेलियर। इसके अलावा ऐसी डिजीजेज में थोड़ा सा ब्लड कोआगुलेशन प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इसी को चेक करने के लिए हम लोग डी डाइमर वगैरह चेक कराते हैं, आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे पेशेंट में स्ट्रोक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्ट्रोक का मतलब पैरालिसिस अटैक, ठीक है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स। कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती हैं, मेनली कार्डियक एरिथमिया या फ्रैंकली आपका कार्डियोमायोपैथी होने की वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। एंडोक्राइन में डायबिटीज, डायबिटीज में शुगर ज्यादा बढ़ सकता है, कुल मिला के डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जैसा प्रेजेंट कर सकता है। डर्मेटोलॉजिकल में भी कुछ आपके पेटिकी परप्यूरा या कुछ आपके रैसेस मिल सकते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक होंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थर्ड मैनिफेस्टेशन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट may also be involved। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं therefore patient may present with only, patient may present with only gastrointestinal symptoms, with only gastrointestinal, ऐसा देखा जा रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। और जो सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम है
most common gastrointestinal symptom that is diarrhea, राइट, पेशेंट में डायरिया। इसके अलावा फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग को हम लोग कहते हैं नॉजिया, और अगर उल्टी हो जाए तो हम लोग कह देते हैं वॉमिटिंग। इसके अलावा पेन एब्डोमेन हो सकता है, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, हम लोग कह देते हैं लैक ऑफ एपेटाइट, क्योंकि आपका गट इन्वॉल्व हो गया है। तो ये भी हमें देखना है अगर किसी पेशेंट को आजकल डायरिया भी हो रहा है। देखो चेस्ट सिम्पटम के साथ भी डायरिया हो रहा है काफ़ी पेशेंट्स को, ठीक है? लेकिन कुछ पेशेंट में केवल डायरिया हो रहा है, ठीक है? तो अगर केवल डायरिया हो रहा है और अगर इसके साथ फीवर और वॉमिटिंग है तो आपको कोविड रूल आउट कराना है। तीसरी चीज़ मैं कह दे रहा हूँ, कोरोना वायरस को in COVID-19 any organ can be affected leading to multi-organ failure, leading to even multi-organ failure, राइट? एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे बात करें कि पेशेंट में किडनी फेलियर भी हो सकता है, राइट? एक्यूट किडनी इंजरी या पेशेंट में किडनी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, इवन कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, रिदम खराब हो सकता है, हम लोग कह देते हैं एरिथमिया, और आगे चल के हार्ट भी फेल हो सकता है, ठीक? अगर सीएनएस की बात करें तो हम लोग कहते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, साइकियाट्रिक, देख लेना स्पेलिंग, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, कंफ्यूजन, राइट? और कुछ लोगों में एनकेफ्लाइटिस भी हो सकता है, मतलब ब्रेन का भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसके अलावा हम लोग लिवर की बात करते हैं, पेशेंट में जॉन्डिस भी हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। टेस्ट करके देखेंगे सीरम बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, ये सब आपके इंक्रीज आ सकते हैं। तो कुल मिला के आगे चल के इस डिजीज में मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, ठीक है? कुछ लोगों में क्लॉटिंग ज़्यादा होने लगती है जिसकी वजह से स्ट्रोक जैसे अटैक भी आते हैं, ठीक है? तो रीनल हो सकता है, हिपैटिक हो सकता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो सकता है, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने यही चीज़ देखा है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस अलोंग विथ प्राइमरीली रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशंस, और कुछ आपके जनरल सिम्पटम्स होंगे जो कि फीवर, बॉडी एक, है ना? टायर्डनेस, फटीग, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था किस तरीके से वायरस की पहुंच हर एक ऑर्गन तक है। नहीं भी पहुंच रहा है तो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं ये हर ऑर्गन में जाके कुछ ना कुछ डैमेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन सिम्टम्स देख लिए थे। यहाँ पे बाकी ऑर्गन के भी सिम्टम्स देख लिए थे, एग्जाम्पल डायरिया एंड ऑल। यहाँ पे हम लोग पिक्चर से देख लिए थे हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, राइगर, और डायरिया को भी इंक्लूड किया था अलोंग विद लैक ऑफ स्मेल, है ना? अब यहाँ पे अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हम लोग बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट को कोल्ड है, तो यहाँ पे फीवर बहुत ही अनलाइकली है या बहुत ही हल्का है, ठीक है? और अगर किसी को फ्लू है, तो यहाँ पे फीवर जो है 3 से 4 दिन आता है ज़्यादातर, या मान लो वायरल फीवर है, बहुत तो 1 हफ्ता फीवर आएगा, ठीक है? और अगर एलर्जी है तब तो कोई फीवर नहीं आएगा, और एलर्जी होगा तो एलर्जी की हिस्ट्री भी मिलना बहुत कॉमन है। जहाँ तक बात रही कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की, तो डायरिया की बात करते हैं, डायरिया बिल्कुल रिपोर्टेड है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हेडेक की, तो हेडेक भी बिल्कुल हो सकता है। सीएनएस मैनिफेस्टेशंस प्रेज़ेंट होंगे। यहाँ पे देखो नेज़ल ब्लॉकेज, तो ज़्यादातर लोग सोर थ्रोट ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन नेज़ल ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर किसी को खाँसी-जुकाम हुआ है, तो नेज़ल ब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोरोना में रिपोर्टेड है, अगर अलोंग विद हाई ग्रेड फीवर ये सब हो। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल बिल्कुल आपका रिपोर्टेड है, बाकी सब में आपका बहुत ही कम होता है। चैट सेक्शन।